बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज सोनवानी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। इस पीपीटी के माध्यम से हम आज वाणिज्यिक बैंकों के साख निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। यह बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर के सिलेबस अनुसार यह विषय या टॉपिक एमए इकोनॉमिक्स के द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के 5th यूनिट या 5वां यूनिट के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत साख निर्माण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो सर्वप्रथम हम इसका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो साख निर्माण वाणिज्यिक बैंकों के सबसे प्रमुख कार्य हैं। अन्य बैंकों की तरह वाणिज्यिक बैंक का भी मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसके लिए बैंक जमाएं स्वीकार करता है और अपने ग्राहकों को ऋण देता है। बैंक जब किसी को ऋण देता है तो नगद रूप में न देकर उस व्यक्ति के नाम से लोन खाता खोल दिया जाता है और ऋण की राशि उस खाता में डाल दिया जाता है। अब ग्राहक चेक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार राशि इस लोन अकाउंट या लोन खाता से निकाल सकता है या निकालते रहता है। इस प्रकार बैंक साख जमा का निर्माण करता है। अगर वाणिज्यिक बैंकों के बैंक जमाओं की बात करें तो यह प्राय दो प्रकार के हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक जमाएं, जिसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। यह लोगों द्वारा बैंकों में की गई नगद जमाएं होती है, जो बैंक के कुल मांग जमा का एक भाग होता है। दूसरा अगर देखें तो गौण या द्वितीयक जमाएं, जिसे सेकेंडरी जमाएं या सेकेंडरी डिपॉजिट हम बोलते हैं। इस प्रकार की जमाओं की उत्पत्ति तब होती है जब बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है और उनसे ब्याज प्राप्त करता है। ये जमाएं भी बैंक के कुल मांग जमा का हिस्सा होता है। इसे व्युत्पन्न जमाएं या डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहा जाता है। अगर हम वाणिज्यिक बैंकों के साख निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं तो समझने से पहले हमें सबसे यह जान लेना आवश्यक होगा कि सभी वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अंदर ही अपना काम करता है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत परिमाणात्मक नियंत्रण द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। आरबीआई के परिमाणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत वैधानिक तरलता अनुपात लीगल रिजर्व रेशियो LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LRR, को समझना होगा। LLR एक कैश रिजर्व अनुपात है जो कि आरबीआई निर्धारित करता है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है, इसको कोई वाणिज्यिक बैंक निर्धारित नहीं कर सकता। और सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निर्धारित राशि, क्या निर्धारित मतलब जो आरबीआई निर्धारित करता है उतना राशि LLR के रूप में या उस प्रतिशत के रूप में नगद में अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम LLR को और आसानी से समझने के लिए इसका अलग अलग भाग अगर हम देखें तो आप सभी जानते होंगे CRR,
CRR और SLR के रूप में हम समझ सकते हैं। अर्थात अगर हम LRR को अगर हम और आसानी से समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं कि CRR, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं या नगद प्रारक्षित अनुपात भी बोलते हैं, प्लस SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, वैधानिक तरलता आवश्यकताएं, है ना। इसको हम मैं अपने पहले वीडियो में इसको बताया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं कि CRR और SLR क्या होता है। इसको मेरा लास्ट टॉपिक रहा है राजकोषीय मौद्रिक नीति, जो मेरा PPT नंबर 5 था, उसमें मैं इसको बताया हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों कौन से दोनों, जो SLR है, सॉरी अपना CRR और SLR है ना, ये दोनों ही बैंक के कैश रिजर्व को दिखाता है, जो RBI के द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार होता है। बैंकों को जो जमाएं प्राप्त होती है उसमें से बैंक कुछ प्रतिशत प्रायः RBI के गाइडलाइन के अनुसार अपने पास रखकर बाकी जमा को ऋण या निवेश के रूप में उपयोग करता है। रखे कैश रिजर्व का उपयोग प्रतिदिन के पूंजी मतलब जो पूंजी की मांग करने वाले बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा निकालने भी आते हैं, तो उनके लिए वह कैश रिजर्व का उपयोग करते हैं, उसको देने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के शाख निर्माण की मान्यताएं। तो दोस्तों ये ऐसा है कि मान्यताएं इसमें जरूर दिया हुआ है ना, लेकिन बहुत से ऐसे जगह भी हम देखेंगे कि मान्यता नहीं भी दिया हुआ है। तो चूंकि हमारे पास है तो हम आपको इस चीज़ को बता रहे हैं। जिसमें मान्यता का अगर देखें तो पहला मान्यता आता है इसमें, सभी बैंकों को अलग अलग न मानकर एक यूनिट के रूप में माना गया है। मतलब हम सभी बैंकों का उद्देश्य एक ही है ना, लाभ कमाना, तो उसको अलग अलग न मान करके एक यूनिट के रूप में माना गया है। दूसरा, बैंकों में जो भी पूंजी जमा या निकास होता है वह कैश में नहीं होता है ना, बल्कि बैंकिंग नियमावली या क्रेडिट या डेबिट के रूप में हम समझ सकते हैं, जो कागजों में होता है ना, क्रेडिट या डेबिट के रूप में होता है। मतलब हम कैश के रूप में कोई कार्य को नहीं समझ सकते। ठीक है, अगर हम इन दोनों मान्यताओं को लेकर चलते हैं तो बैंक के शाख निर्माण को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों के शाख निर्माण की प्रक्रियाएं। ये प्रक्रिया कैसे होती है। दोस्तों मान लो बैंक के किसी ग्राहक ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, ठीक है ना, 1000 रुपये जमा किए, जो बैंक की प्रारंभिक पूंजी या इनिशियल डिपॉजिट है, और इस समय RBI के द्वारा निर्धारित LLR का दर जो है 10% है। ठीक है ना, 10% है। तो हम और आगे समझें तो अब बैंक अपने प्रारंभिक जमा या इनिशियल डिपॉजिट जो कितना है 1000 रुपया है, उसमें से LLR के रूप में 1000 का 10% या 100 रुपया अपने पास रखकर 900 रुपया को ऋण या लोन के रूप में दूसरे ग्राहक को देगा। ठीक है ना, आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ये भूलने वाली बात नहीं है। आप एक बार समझ लेंगे तो हमेशा ये याद रहेगा। तो कितना 900 रुपया का ऋण या लोन के रूप में दूसरे ग्राहक को देगा। चूंकि दिए गए ऋण या लोन कैश में नहीं दिया गया है, बल्कि ग्राहक को उसके लोन अकाउंट में दिया गया है ना, जो कि लोन अकाउंट कहाँ है, उसके बैंक में ही है ना। उसमें हम लोन की राशि
या बैंक जो है लोन की राशि उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए 900 जो रुपया है वो कहाँ है, बैंक में ही जमा है। अब बैंक के पास मांग जमा के रूप में 900 रुपया ऑलरेडी है ना। आप इसको आराम से समझेंगे ना, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बहुत आसान है ना। तो अब उसके पास इनिशियल जमा पहले 1000 था, अब कितना हो गया, 900 रुपया, ठीक है ना। इसमें से अब LLR के रूप में 10% की दर से 90 रुपया बैंक अपने पास रखेगा और 810 रुपया को फिर से दूसरे ग्राहक को ऋण या लोन के रूप में देगा। चूंकि यह ऋण या लोन बैंक के पास ही है, कैश में नहीं दिया गया है ना, तो इसलिए क्या करेगा बैंक जो है वो 810 रुपये में से 10% LLR के रूप में फिर से अपने पास रखेगा और शेष राशि 729 रुपये को फिर ऋण देने में लगाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक प्रारंभिक जमा या इनिशियल डिपॉजिट शून्य नहीं हो जाता। ध्यान रखना ना, हमारा जो प्रारंभिक या इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000 रुपया था। तो यह प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक वह 1000 रुपया शून्य नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये एक बात आती है यहाँ पर, यह एक प्रश्न ऐसा उठता है कि बैंक अपने प्रारंभिक जमा को कितना बढ़ा सकता है ना। मतलब कि 1000 रुपया से कब शून्य होगा, है ना, कब तक होगा, कब तक चलेगा, कितना बढ़ा सकता है अपनी प्रारंभिक डिपॉजिट को। तो यह एक प्रश्न, कॉमन सी प्रश्न आता है। तो इसको हम समझने के लिए इसमें मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर को हमको समझना पड़ेगा, है ना। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है ना, मनी मल्टीप्लायर का। तो डिमांड डिपॉजिट है ना, डिमांड डिपॉजिट हम अभी देख रहे थे कितना, अपना प्रारंभिक जमा, है ना, इज इक्वल टू 1/LLR, ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। जो डिमांड डिपॉजिट, इसको शॉर्ट में अपन DD के रूप में देखे हैं, है ना, और 1/LLR, ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है ना। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो DD इज इक्वल टू 1 और LLR की दर कितना है हमारे पास, 10%, है ना, जो कि RBI निर्धारित किया है। तो कैसे हो गया, DD इज इक्वल टू 100/10 या DD इज इक्वल टू 10। मतलब कि बैंक अपने प्रारंभिक जमा को कितने बार बढ़ा सकता है, 10 टाइम बढ़ा सकता है या 10 टाइम उसको बढ़ा सकता है। मतलब कि 1000 है, उसका 10 टाइम हमारे पास कितना होगा, 10,000। मतलब उस 1000 को वह 10,000 बना सकता है। इसको हम आगे टेबल के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। अर्थात अगर हम इसको देखें कि 1000 प्रारंभिक जमा इनिशियल डिपॉजिट को बैंक 10% की LLR की दर से 10 गुना अर्थात 10,000 बना सकता है। इसी प्रक्रिया को वाणिज्यिक बैंकों का साख निर्माण प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हम एक टेबल के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सा टेबल है, देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, है ना। इसमें राउंड्स दिया हुआ है, फिर डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है, LLR का रिजर्व दिया हुआ है, फिर लोन दिया हुआ है। राउंड से मतलब हम कितना राउंड चलेंगे, है ना, वह 1000 रुपया कितने राउंड में 10,000 बनेगा, इस चीज़ को दिखाता है। तो इसमें पूरे राउंड्स को नहीं दिखाया गया है इस टेबल में, लेकिन इतना है कि इसमें जो 4-5 राउंड दिखाया गया है उससे आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे प्रोसेस करता है या कैसे कार्य करता है ना। तो पहला राउंड देखे हैं, जैसे कि हम पहले भी चर्चा किए हैं कि एक ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में या इनिशियल डिपॉजिट के रूप में 1000 रुपये जमा किया, वो बैंक का इनिशियल डिपॉजिट है। तो वह 1000 रुपया में से बैंक जो 100 रुपया 10%, किसका 10%, जो जमा हुआ है उसका 10%, इनिशियल डिपॉजिट का 10% LLR के रूप में 100 रुपये अपने पास रखता है
और 900 रुपया क्या करता है, लोन देता है। ठीक है। अब चूंकि लोन की राशि है ना, लोन की राशि कहाँ है, बैंक में ही है। क्यों? क्योंकि बैंक का जो लोन अकाउंट है उसी में वह राशि ट्रांसफर हुआ है, इसलिए बैंक में ही राशि। तो वह 900 रुपया बैंक का इनिशियल डिपॉजिट बन गया या डिमांड डिपॉजिट बन गया, है ना। अब चूंकि उसके पास जमा है तो वह क्या कर बैंक क्या करेगा, उस 900 रुपये को फिर से लोन में लगाएगा, जिसके लिए वह 900 रुपये में से 10% LLR के रूप में अपने पास रखेगा, मतलब कि 90 रुपये अपने पास रखेगा, और 810 रुपया का क्या करेगा, वह क्या करेगा, ऋण देगा, है ना। ठीक है, ऋण देगा। अगर हम इसको फिर से अगर प्रोसेस करें तो चूंकि 810 रुपये उसने ऋण दिया, तो 810 रुपये भी उसके बैंक में ही है, तो वह फिर से 810 रुपये उसका डिमांड डिपॉजिट के रूप में दिखाएगा, है ना। तो वह अपने 810 रुपये में से फिर उसका 10% LLR के रूप में अपने पास रखेगा, मतलब 81 रुपये अपने पास रखेगा, और 790 रुपया लोन के रूप में देगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया हो, बस यही प्रोसेस है इसका। फिर 790 रुपया भी उसके बैंक में ही है, कहीं बाहर गया नहीं है ना। तो उस 790 रुपया उसका डिमांड डिपॉजिट के रूप में आएगा। ठीक है, चौथा नंबर में आप देख सकते हैं 790 रुपया, फिर उसका 790 का 10% LLR के रूप में अपने पास रखेगा बैंक, फिर उसका 719 रुपया लोन के रूप में फिर बांटेगा। ठीक है, यह प्रोसेस दोस्तों, यह प्रोसेस तब तक चलेगा या यह राउंड तब तक चलते रहेगा जब तक जो डिमांड डिपॉजिट है ना वह कितना हो जाए, 10,000 ना हो जाए, है ना। तब तक यह चलते रहेगा। इसके साथ ही अगर हम LLR की रिजर्व की बात करते हैं तो वह तब तक चलते रहेगा जब तक वह यह राशि इनिशियल डिपॉजिट में 1,000 के बराबर नहीं हो जाता, है ना। अगर लोन की बात करें तो लोन की राशि 9,000 रुपया नहीं हो जाता, है ना। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि जो 1,000 रुपया का इनिशियल डिपॉजिट जो बैंक में गया, वह बैंक उसको कैसे प्रोसेस किया, कैसे क्रिएशन किया, अपने साख का कैसे निर्माण किया कि वह 1,000 से 10,000 रुपया बन गया। साथ ही साथ हम देखेंगे LLR रिजर्व उसके पास 1,000 रुपया आ गया। अब यह LLR जो 1,000 उसके पास है ना, यहाँ आप देखेंगे, है ना, 1,000 रुपया है, या फिर से उसका इनिशियल डिपॉजिट बन गया, है ना। पहले तो 1,000 का हम 10,000 बना दिए, मतलब बैंक, है ना। अब उसके LLR फिर से 1,000 रुपये हो गया। अब इस 1,000 रुपया फिर से उसके इनिशियल डिपॉजिट के रूप में आ गया, जिसको वह फिर से यही प्रोसेस करेगा, है ना। तो यह प्रक्रिया क्या है, चलते रहेगा, है ना, और बैंकों का साख का निर्माण होते रहेगा, है ना। इस प्रकार बैंक जो है पैसों से पैसा का निर्माण करता है ना। इसे ही वाणिज्यिक बैंकों का साख निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ना। अगर हम LLR और डिमांड डिपॉजिट या DD में संबंध की बात करें तो LLR जब अधिक होता है ना, तो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, कम होता है, और जब LLR की दर कम होता है तो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट का दर जो है अधिक होता है। ठीक है, अगर हम उपरोक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालें इस PPT का, तो हम कह सकते हैं कि जिस बैंक में प्राथमिक जमा अधिक है उसका साख निर्माण की गति भी अधिक है या अधिक होता है, जिससे बैंक को लाभ होता है, और लाभ से बैंक अपने खर्चों को काट कर शेष राशि पुनः निवेश कर साख निर्माण करती है, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग के लिए फिर से मांग के अनुसार, आप लोग के अनुसार वीडियो में प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।